चलिए शुरू करते हैं आज। और 9 बजे की क्लास को एकदम मिस मत करिए भाई। 2 बजे 9 बजे ये एकदम आपकी प्रीलिम्स की जर्नी को मस्त बना देगा। तो बिम्स्टेक पे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिम्स्टेक पे आज, यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम कनेक्ट होंगे, यानी हम डीप कॉन्सेप्ट टॉक, ये मैं अपने लेक्चर की शुरुआत इसी से करता हूं। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी एडिटोरियल में कोई भी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर रहता है, कोई भी ट्रीटी रहती है, कोई नेशनल स्कीम रहती है, यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है, कोई अच्छा एनजीओ जो यूपीएससी में प्रीलिम्स या मेंस में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको मैं प्रतिदिन डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपको कराता हूं। सोचिए एक साल में 365 दिन, अगर मैं 355 दिन, इनफैक्ट अगर मैं 350 दिन अगर मैं क्लास ले रहा हूं हिंदू की, तो आप सोचिए कि आपको साल भर में कितने डीप कॉन्सेप्ट टॉक टॉपिक पढ़ने को मिल रहे हैं। लगभग यानी 340-50 टॉपिक, और आपका कितना जबरदस्त तैयारी यहां पर हो रही है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। बाद में पता चलेगा जब एग्जाम आएगा तब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिम्स्टेक के बारे में। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? चूंकि पहला एडिटोरियल हम लोग एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट और इंडो पैसिफिक भारत की विदेश नीति पर करने जा रहे हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, यानी बंगाल की खाड़ी के देशों के साथ, यानी के साथ जो भारत अपना एक गठबंधन बिम्स्टेक के माध्यम से बढ़ाया है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिम्स्टेक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रीय क्या है रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन, यानी क्षेत्र विशेष का। क्षेत्रीय क्यों कहा गया, रीजनल क्यों कहा गया? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से संबंध रखने वाले देशों का यह संगठन है, इसीलिए इसको एक रीजन विशेष से संबंधित किया गया, इसीलिए इसे रीजनल कहा गया। फिर कहा गया मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुपक्षीय। ऑब्वियस क्षेत्रीय है, लेकिन इसमें कई पक्ष हैं, यानी इसमें कई देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो बे ऑफ बंगाल के देश हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले देश हैं, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह कई देशों का समूह है मेरे प्यारे बच्चों, और जिसमें 7 देश हैं जो कहां से, बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिम्स्टेक क्या है। एकदम से रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, ठीक है, और जिसमें बंगाल की खाड़ी से सटे 7 देश शामिल हैं, इसलिए इसको रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एक एक चीज समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, जब यूपीएससी आपके साथ कनेक्ट होता है ना, तो बड़ी तकलीफ देता है अगर आप एक चीज, छोटी छोटी चीज पर बारीकी से काम नहीं किए। तो कैसे? मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए आप 2022 में देख सकते हैं आप, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी पिछला जो मेंस हुआ। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? अब लीजिए, यानी क्या ये सार्क की तरह है? आपको ये बताना है। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज द पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू, और इस नए संगठन यानी बिम्स्टेक के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए। हाउ आर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिम्स्टेक पर जो प्रश्न पूछा गया, पहले सार्क से कंपेयर किया गया, उसके बाद कहा गया कि बिम्स्टेक के द्वारा भारत अपनी विदेश नीति के किन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब है, आप देखिए कितना डायनामिक क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक भी आना चाहिए, सार्क भी आना चाहिए, दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है वो भी आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि हम यहां सार्क को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं बिम्स्टेक पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब एक एक छोटी छोटी बात पर फोकस करूं, रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक एक रीजनल भी है, मल्टीलैटरल भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी। तो इसका मतलब इन शब्दों पर फोकस करना, चूंकि यूपीएससी किस एंगल से पूछ लेगा क्वेश्चन हमें नहीं पता, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहली चीज यहां पर हो गई। अब इसके बाद है कि यह संगठन कब अस्तित्व में आया था। तो 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये हमारे सामने आया था। ये डेट याद रखिएगा पीटी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है वर्ष 2022 में, अब आप देख सकते हैं 25वां, जो अपनी स्थापना का 25वां 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है बिम्स्टेक। और आपको अच्छे से पता है, जब भी किसी चीज को 5 वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है, और 25 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर 5, 10, 20 और 25 हो जाए, तो स्वाभाविक है उस टॉपिक के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता ज्यादा हो जाती थी। चूंकि इसको 25 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि यह टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, यानी बिम्स्टेक के ऊपर। तो आपको हर एक चीज को पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। तो 1997 में बना, याद रखिएगा 7 देश कौन कौन से हैं, सबका नाम याद रखना है आपको। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। प्रीलिम्स महाअभ्यास में आपको इन सब देशों को मैपिंग के साथ चेक करना है, किस देश के साथ भारत की कितनी सीमा लगी हुई है, उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये आपका होमवर्क हो गया। प्रीलिम्स महाअभ्यास चूंकि लगातार चल रहा है, प्रीलिम्स महाअभ्यास लगातार चल रहा है, उसको हमें छोड़ना नहीं। तो ये पहली चीज आई होप आप सबको क्लियर हो गई। अब आता है इसका सेक्रेटरीट, यानी इसका सचिवालय कहां है। तो इसका सचिवालय है, यहां लिखा हुआ ढाका, बांग्लादेश में इसका सचिवालय है। तो इसको भी आपने पढ़ लिया, यानी ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट और मेंस के लिए तो ये सब आना ही चाहिए, क्योंकि आपको
जब भी प्रश्न आएगा तो लिखना है, याद रखेगा। अब इसके बाद आता है कि क्या ये प्रारंभ में ही 7 सदस्यीय था? क्या ये प्रारंभ में 7 सदस्यीय था? नहीं, प्रारंभ में इसमें केवल 4 सदस्य थे, यह याद रखेगा। और इसको बिस्टेक कहा जाता है, बिस्ट एक्ट, बिस्ट ईसी, याद रखेगा। बी फॉर बांग्लादेश, आई इंडिया, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग, जरा समझ लीजिएगा, यानी इन 4 देशों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग। तो शुरुआत में 4 सदस्य था, बाद में इसमें 3 सदस्य और जोड़े गए, ये भी आपको ध्यान में रखना। और इसका स्वरूप आर्थिक था, ये याद रखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही जो मैंने बोला कि बिम्स्टेक इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ या 25th एनिवर्सरी मना रहा है। और जब भी हम 25th मनाते हैं इसका मतलब है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेगा। बट अब यहीं पर देखिए यूपीएससी का प्रश्न भी और उसका निष्कर्ष भी दिया है। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न, मतलब जो मैं बोलने जा रहा हूं कि पिछले 25 वर्षों में बिम्स्टेक की उपलब्धियां सराहनीय रही हैं, चर्चा कीजिए। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो आपके सामने देखिए अंत में निष्कर्ष के रूप में या इस बात को प्रूफ करने के लिए कि बिम्स्टेक की उपलब्धियां बहुत पॉजिटिव नहीं रही हैं पिछले 25 वर्षों में, एक पॉइंट लिखा हुआ कि पिछले 25 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए। आप देख सकते हैं, यानी केवल 4 समिट हुई हैं पिछले 25 वर्षों में। अगर 4 समिट हैं तो इससे पता लगता है कि बिम्स्टेक जिन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था, ठीक है, उस उद्देश्य की तरफ सदस्य राष्ट्र ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देते, क्योंकि अभी तक केवल 4 सम्मेलन हुआ है, याद रखेगा। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को देखना है। कौन कौन देश है मैप में जरूर देख लीजिएगा, जिससे एक एक चीज क्लियर हो जाए। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड, मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जो भी देश हैं, याद रखेगा। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट है। श्रीलंका फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, तो ये पीटी के लिए याद रखेगा कि पहली समिट कहां हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? पहली समिट हुई थी थाईलैंड में। एक एक चीज पढ़ते चलेगा, क्योंकि 25 वर्ष हो चुके हैं, इस पर प्रश्न आ सकता है। और मैंने पीछे आप सबको पता ही होगा कि जब 25वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ था, काफी कुछ मैंने आप लोगों को कराया भी है, ठीक है। यहां पर भी जो मिल रहा है उसको ले लीजिए। और फिर उसके बाद सार्क पर भी मैं पीछे करा चुका हूं, नहीं तो आप खुद भी सार्क और बिम्स्टेक का कंपेयर गूगल करके निकाल करके और समझदारी के साथ पढ़ सकते हैं। मेरा काम क्या है, आपको जागृत करना, ठीक है ना, कि भाई फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद, ठीक है, इस समय श्रीलंका इसका अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से यह बना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां भी लिखा हुआ, आगे भी लिखा हुआ, जहां चाहेंगे वहां पढ़ लेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस मैप के थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। विश्व की जनसंख्या का 22% इस बिम्स्टेक में, यानी ऑब्वियस है यार, पूरे विश्व की जनसंख्या अगर 100 माने तो 22 यहां का, जिसका मतलब पॉपुलेशन के मामले में तो जबरदस्त है। इसके अलावा विश्व की जीडीपी, यानी अगर इन सातों की, विश्व की नहीं, अगर इन सातों की जीडीपी को मिला दिया जाए, $2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, यानी इकोनॉमिक रूप से भी एक बड़ा ब्लॉक, इसको हम छोटा ब्लॉक नहीं कह सकते, यानी इकोनॉमिकली भी ये बड़ा ब्लॉक, इसको हम छोटा ब्लॉक नहीं कर सकते, याद रखेगा। इसके अलावा तीसरी चीज इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये 4 पॉइंट आपको बता देने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 पॉइंट आपको बता दिया कि बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि भैया विश्व की जनसंख्या इतनी रहती, और जनसंख्या अपने आप में केवल जनसंख्या नहीं होती, वह जनसंख्या अपने यहां पर ह्यूमन रिसोर्स भी होती है, इसके अलावा वो कंज्यूमर भी होती है। तो आप समझ सकते हैं संपूर्ण विश्व के ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है ये, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा यानी जीडीपी इतनी बड़ी है। तीसरा कहा जा रहा है कि जो विश्व का कुल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, और खासकर अगर हम वस्तुओं का देखें, ठीक है ना, जो वस्तुओं का व्यापार होता है उसका डेटा यहां पर है, तो विश्व का कुल जो व्यापार होता है उसका 1/4, 1/4 बे ऑफ बंगाल से होता है। यानी आप देख सकते हैं कि अगर बिम्स्टेक के देश आपस में बहुत अच्छी मजबूती के साथ संबंध बनाए, तो क्योंकि सांकेतिक रूप में उनका बे ऑफ बंगाल में वर्चस्व रहेगा, तो हर एक देश यहां पर जुड़ना चाहेगा। याद रखेगा, जैसे आज आसियान के साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी जुड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान भी जुड़ा, उसका अध्यक्ष भी बन रहा है, जबकि चीन और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से बैर का संबंध रहता है, एक प्रकार से एनिमी का संबंध रहता है, लेकिन तब भी उस संगठन में भारत शामिल होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही बिम्स्टेक को अगर सदस्य राष्ट्र मजबूत बनाते हैं तो अन्य देश भी उसमें शामिल होना चाहेंगे, कोई ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, कोई जो है परमानेंट स्टेट के रूप में। फिर आता है इसके 6 प्रमुख फोकस एरिया है, और यह 6 एरिया आप याद रखेगा। और इन 6 एरिया में अगर सातों सदस्य देश आपस में सहयोग करते हैं तो ये $2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और यह 22% विश्व की जो जनसंख्या है, एक बहुत बड़े आर्थिक ब्लॉक का निर्माण कर सकती है। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, याद रखिए, सॉरी 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें आपको ध्यान रखना, व्यापार हो गया, टेक्नोलॉजी तकनीक हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, इसके अलावा टूरिज्म हो गया, और इसके साथ साथ फिशरीज हो गया। इन 6 क्षेत्रों में इन देशों ने यह लक्ष्य तय किया है कि वो बेहतर कार्य करेंगे। अब आपके मन में आ गया कि सर इतना डिटेल में आप क्यों बता रहे,
ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा मेंस में कि बिम्स्टेक की उपलब्धियां बताइए, अब समझ में आ गया ना, अचीवमेंट क्या रही है बिम्स्टेक की, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि बिम्स्टेक की अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन 6 आधारों पर करना है। जिन जिन 6 आधारों पर इसका गठन हुआ है, और ये 6 आधार लिख दीजिएगा। जो जो फैक्ट आपको याद होगा कि ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहे हैं, 2-3 फैक्ट डाल करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है आज के बाद से जब भी बिम्स्टेक के ट्रेड पर कोई फैक्ट आएगा, कोई टेक्नोलॉजी पर फैक्ट आएगा, एनर्जी पर आएगा, ट्रांसपोर्ट पर आएगा, टूरिज्म पर आएगा, फिशरीज पर आएगा, तो आप सब क्या करेंगे, कंटेंट काट करके रख लेंगे कि अच्छा यार ये तो सर ने कहा था कि बिम्स्टेक की उपलब्धियों में हमें यही लिखना है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया GS2 2022 का क्वेश्चन, ये बताने के लिए कि यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी भी पूछे जा सकते। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। ऑब्वियस है, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना, वही बातें यहां पर लिखी होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक जब भी आएगा, वही 4 बातें जो मैंने बताई वही आपको लिखना, वही यहां पर भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब आता है ये तो सबके लिए हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, तो आप देख सकते हैं भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति जो भारत की रही है, उसके साथ साथ नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति रही है, यानी पड़ोसी पहले की जो हमारी विदेश नीति रही है, दोनों के लिए बिम्स्टेक एक आधार के रूप में काम कर सकता है। यही आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आप याद रखेगा। बिम्स्टेक भारत के लिए मायने रखता है क्योंकि भारत ने बंगाल की खाड़ी को भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों का अभिन्न अंग बना दिया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। यानी हमारी नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का आधार है बंगाल की खाड़ी, तो स्वाभाविक है भारत यह चाहेगा कि बिम्स्टेक एक मजबूत संगठन के रूप में आगे आए, तो यही उसके लिए इसकी सिग्निफिकेंस ध्यान रखेगा। अब आता है 5th बिम्स्टेक समिट 2022, इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 5वीं समिट, क्योंकि अभी तक 5 ही हुई है, कोलंबो में हुई है, याद रखेगा 30 मार्च 2022 को यह हुई है। कहां पर, कोलंबो में, और 4 वर्षों के अंतराल के बाद यह आयोजित किया गया था। और सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि रही कि यहां पर बिम्स्टेक चार्टर अपनाया गया, यह बहुत बड़ी, यानी बिम्स्टेक चार्टर के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करेगा। तो बिम्स्टेक चार्टर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है कि अब क्या किया जाएगा, यानी हर 2 साल पर मिलना ही है, यानी सुनिश्चित कर दिया गया कि बिम्स्टेक की मीटिंग अब 2 साल बाद लगातार होती रहेगी। जैसे अब 22 में हुई, तब अगली 24 में होगी, फिर उसके बाद 26 में होगी, ठीक है। एक तो ये स्वीकार किया गया, उसके बाद अब यानी इसको एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व भी मिला, यानी अब इसका अपना एक झंडा भी बना दिया गया, यानी बिम्स्टेक का एक झंडा भी, एक फ्लैग भी बना दिया गया। यह दूसरा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण, उसको आप याद रखेगा। अब आता है इस सम्मेलन में, इस समिट में और क्या क्या उपलब्धियां रही, तो पहला पॉइंट हालांकि हमने पहले ही पढ़ लिया, बिम्स्टेक के चार्टर पर सिग्नेचर हुए हैं, ध्यान रखेगा। अब इस चार्टर के तहत 2 बातें हुई हैं। पहला कि प्रत्येक 2 साल में मिलेंगे, जो आपको पहले ही पॉइंट बता दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, क्या बताया गया, अब यानी इस चार्टर के तहत सदस्य देशों ने एक अलग झंडा, एक अलग फ्लैग, जैसे भारत का फ्लैग होता है, भूटान का फ्लैग है, वैसे ही बिम्स्टेक का भी अपना एक फ्लैग यानी यहां पर बना लिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। इससे यह एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आएगा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, अब क्या किया गया है, अब इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी औपचारिक संरचना में परिवर्तित कर दिया गया है, याद रखिए कैसे। अब आप कहेंगे कि औपचारिक, यानी अभी तक इनफॉर्मल था, अब फॉर्मल हो गया। फॉर्मल का मतलब हो गया कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके जिम्मे कुछ कार्य सौंप दिए गए हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता था, केवल बातें होती थी, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं सदस्य देश जितने भी हैं, ठीक है ना, उनको काम सौंपा गया है। और 7 देश हैं तो 7 काम सौंपे गए हैं, यानी 7 खंडों में बांट दिया गया है व्यवस्था को, और 7 को एक एक खंड दे दिया गया है, याद रखिएगा। और यह 7 खंड कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इंडिया को क्या दिया गया है, यानी यह औपचारिक, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिम्स्टेक पर आ गया, ये सब आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो इंडिया को क्या सौंपा गया है, सिक्योरिटी सौंपा गया, यानी सुरक्षा पर भारत, और सिक्योरिटी में भारत किस किस चीज पर काम करेगा, काउंटर टेररिज्म पर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सीमा पारीय अपराध होते हैं उस पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर और ऊर्जा पर, इन पर भारत काम करेगा, याद रखिएगा। यानी इसका नेतृत्व, इस मुद्दे का जो नेतृत्व है भारत करेगा। इसके बाद सभी देश क्या करेंगे, देख सकते हैं, बांग्लादेश व्यापार, निवेश और विकास का नेतृत्व करेगा। भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। म्यांमार कृषि और खाद्य सुरक्षा का नेतृत्व करेगा, यानी कृषि का, मत्स्य का और पशुपालन का। नेपाल करेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का, यानी कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, याद रखें। इसके अलावा श्रीलंका किसका नेतृत्व करेगा, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का, यानी टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब का। और थाईलैंड यानी कनेक्टिविटी का नेतृत्व करेगा, यानी कनेक्टिविटी पर थाईलैंड मॉडल प्रस्तुत करेगा। जैसे आप मान लीजिए 7 लोग हैं आपस में, आप दोस्त हैं,
सातों को एक एक काम सौंप दिया गया कि इस पर आप एक्सपर्टाइज डेवलप करिए, और जब भी सबमिट होगी इन विषयों पर हम बातचीत करेंगे, या बीच बीच में जब हमारी कभी मीटिंग हुई तो भी हम इस पर बातचीत करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे दूसरा पॉइंट कि यह एक, अब जैसे आपसे क्या पूछ सकता है, 4 साल बाद हुआ है कोलंबो समिट, तो आपसे पूछ सकता है कि कोलंबो समिट की क्या उपलब्धियां रही, बिम्स्टेक से संबंधित कोलंबो समिट की क्या उपलब्धियां रही, तो आप ये सारे पॉइंट यहां पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है, ठीक है ना, परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान, यानी ये भी स्वीकार कर लिया गया कि मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, परिवहन संपर्क के लिए क्या है, मास्टर प्लान, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, जो क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, यानी हम साथ के साथ देश कैसे एक दूसरे के साथ सड़क मार्ग से कनेक्ट हों, परिवहन के अन्य स्वरूपों के माध्यम से कनेक्ट हों, इस पर भी यहां पर मास्टर प्लान को एक स्वीकारा गया है, याद रखिएगा, यानी घोषणा की गई है कि हम इस पर एक मास्टर प्लान डेवलप करेंगे, सातों देश मिलकर के एक दूसरे के साथ सड़क और अन्य मार्गों से जुड़ेंगे। इसके अलावा और भी समझौते हुए हैं, ये कहा गया कि कोई भी जो आपराधिक मामला होगा उस पर एक दूसरे को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए हिंदुस्तान में म्यांमार से संबंधित किसी व्यक्ति को इंसर्जेंसी में पकड़ा गया, अब उसके पास जो मतलब हम नागरिकता म्यांमार की, तो म्यांमार क्या करेगा, यानी हिंदुस्तान को समर्थन देगा, उसके बारे में सारी सूचनाएं देगा, इस प्रकार का सहयोग, सिंपल सी बात है। तो आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता, इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक एकेडमीज होती हैं, यानी जहां पर डिप्लोमेसी वगैरह, जैसे मैं कहता हूं जेएनयू वगैरह, जेएनयू में जो डिप्लोमेसी या जो आईआर के सेंटर्स होते हैं, तो राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग किया जाएगा भारत की और अन्य सभी देशों की आपस में। इसके अलावा कोलंबो में एक टेक्नोलॉजी हस्तांतरण सुविधा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी स्थापित किया गया है, जहां पर तकनीक से संबंधित सभी विकास को संजोया जाएगा, रखा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो इस पर समझौते हुए हैं। कैसा लगा बच्चों, डीप कॉन्सेप्ट टॉक, मजा आया कि नहीं? और मैंने एक प्रश्न भी दिखा दिया कि 2022 में पूछा गया, तो आपसे पूछा जा सकता है। अब डीप कॉन्सेप्ट टॉक खत्म होता है।